हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JDS एजुकेशनल एकेडमी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों क्लास 12th इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 8। बुक नंबर है आपकी सेकेंड। तो क्लास 12th में जो इकोनॉमिक्स का सेकेंड बुक है उसमें ये आपका फर्स्ट टर्म में चैप्टर आ रहा है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सो बेसिकली हम इसमें पढ़ने के वाले दोस्तों ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, कि इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किस तरीके से होती है या फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है ना। तो आज इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको मैं बता दूं कि हमारा ये चैनल मेनली SST को ही डेडिकेटेड है। तो आपको यहाँ पे SST से रिलेटेड ही टॉपिक मिलेंगे, चाहे वो कोई भी क्लास के हो, 6 to 12 क्लास। ठीक है, तो मैं बाकी जो भी चैप्टर लेफ्ट बचे मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके लिए वो वीडियो उपलब्ध करवा दूँ। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आता है दोस्तों SST के किसी भी टॉपिक में, चैप्टर में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों ह्यूमन कैपिटल क्या है ना। सो ह्यूमन कैपिटल बेसिकली है क्या? Human capital refers to the stock of skills and expertise found in the nation at a particular point in time, engaged in or have the ability to engage in the production process. तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है दोस्तों? स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। यानी क्या कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल वो चीज़ होती है जहाँ पे क्या हो, लोग बस नॉलेज हो, स्किल्स हो किसी भी चीज़ को करने के लिए, है ना, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी मेनली इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कि ऐसी नॉलेज, ऐसी स्किल्स जिससे मैं क्या कर सके, वो प्रोडक्शन कर सके, है ना, उसको बढ़ा सके या प्रोडक्शन में क्या हो, एंगेज हो। सो दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, अब हम देखेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है। ह्यूमन कैपिटल समझ में आया, दैट इज़ एंगेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना, हैव द एबिलिटी टू बी एंगेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी उनके पास ये क्षमता है कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या हो, इन्वॉल्व हो सके, एंगेज हो सके, है ना। वेयर इज़ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स, दिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर द टाइम इन इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि जो आपके पास ह्यूमन है ना, उसके स्किल्स में, उसकी स्टॉक में किस तरीके से वृद्धि करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम किस तरीके से लिटरेट करें, एजुकेटेड करें, है ना, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस हो क्या हो, ज़्यादा बढ़े। ठीक है, तो इंक्रीजिंग इन द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन की मात्रा में क्या करना, डेवलप करना, यानी पढ़े लिखे लोगों को, स्किल्स लेबर्स को क्या करना है दोस्तों, तैयार करना, इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स एंड द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि वो कौन कौन से तरीके हैं, कौन से सोर्सेज हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर सकते हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप स्किल्स लेबर या स्किल्स पर्सनस को रेडी कर सकते हो। सो देखते हैं, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ह्यूमन कैपिटल्स आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज़ द वे इन विच द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल बेसिकली क्या सोर्स करता है दोस्तों, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब सिंपल है कि स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल में क्या करना है, इंक्रीज करना। तो कौन कौन से तरीके देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, यानी अगर आप क्या करते हो, एक्सपेंडिचर करते हो एजुकेशन में, यानी शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप क्या करोगे, एक्सपेंडिचर जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा आपकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगी, रेडी होगी, है ना। अगर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, ज़्यादा स्किल्स लेबर प्रोवाइड होंगे आपको, और वो ईज़िली एफिशिएंटली क्या कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन में। मोस्ट ऑफ द हाउसहोल्ड स्पेंड्स अ लार्ज अमाउंट ऑन एजुकेशन इवन इफ दे हैव टेक लोन फॉर इट। द रीजन्स ऑफ द रिजल्ट्स obtained from the such expenditure is more. A person who spend on the education can very well for a long period of life. तो सिंपल सी बात है कि आज ज़्यादातर लोग जो हैं आपके, देखो पेरेंट्स आपके एजुकेशन पे कितना खर्च करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, स्कूल भेजते हैं,
है ना, फिर होम ट्यूशन्स भी लगवा लेते हैं। तो उनको पता है कि अगर मैं आज क्या करूं अपने बेटों पे या फिर किसी भी व्यक्ति पे क्या करें, हम एजुकेशन पे उन पे पैसे खर्च करें, है ना, चाहे उनमें क्या लेना पड़े, लोन लेना पड़े, तो वो लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो रिज़ल्ट आने वाला है इस एक्सपेंडिचर से वो हमें ज़्यादा फ़ायदेमंद देगा, है ना। द रिज़ल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सच एक्सपेंडिचर इज़ मोर, जो रिज़ल्ट आने वाला है, यानी पढ़ लिख लोगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी इनकम होगी, तो ये एक्सपेंडिचर जो हुआ है वो क्या होगा, जो उसको छिप जाएगा, हाइट हो जाएगी, ठीक है। सो अ पर्सन हु स्पेंड ऑन एजुकेशन कैन अर्न वेरी वेल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइफ। तो अगर आप एक्सपेंड करते हो एजुकेशन पे, हाईली एजुकेटेड होगे, तो आप लंबे समय तक अर्निंग कर सकते हो अपनी लाइफ में, है ना। तो ये तरीका है सबसे पहला कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। दूसरा है अगर आप क्या करते हो, स्वास्थ्य सेवा पे खर्च करोगे। सो एग्जैक्टली बात सही है, अगर आप ज़्यादा हेल्थी होगे तो आप मोर एफिशिएंटली वर्क कर पाओगे। अगर आप बीमार हो गए, है ना, डिसीज़ होगी आपको कोई, तो आप अच्छे से वर्क नहीं कर पाओगे और प्रोडक्शन को लॉस हो सकता है, फैक्ट्रीज को लॉस होता है, या आपकी फैमिली को लॉसेस हो सकते हैं। सो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, देयर इज़ एन ओल्ड सेइंग दैट द हेल्थी माइंड रिसाइड्स अ हेल्थी बॉडी। सिंपल सी बात है, यानी हेल्थी माइंड जब ही होगा दोस्तों जब आपकी क्या हो, हेल्थी बॉडी। अगर ये बॉडी अच्छी होगी, हेल्थी बॉडी होगी, तभी आपका माइंड भी क्या करेगा, प्रॉपर वर्क कर पाएगा। आप देखते हो अगर बीमार पड़ते हो तो आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाओगे। अगर आप क्या हो गए, हेल्थी हो गए, खुश हो गए, हैप्पी हो गए, तो आपका माइंड भी क्या रहेगा दोस्तों, हैप्पी रहेगा, आप किसी भी काम को ईजिली कर सकते हो। सो एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ मेक अ पर्सन वेरी एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ क्या करता है, किसी भी पर्सन को एफिशिएंट बना देता है, किसी भी काम को करने के लिए ईजियर वे में, एंड प्रोडक्टिव बना देता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, प्रोडक्टिव कर सकता है। अ हेल्थी पर्सन इंक्रीज इन द नेशंस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मोर देन अ सिक पर्सन। तो एक हेल्थी पर्सन जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकता है इन कंपैरिजन ऑफ सिक पर्सन, बीमार पर्सन के करने से। नेक्स्ट है आपका स्टडी प्रोग्राम्स ऑफ एडल्ट्स, ठीक है। सो इन एडिशन formal education at primary level, secondary and the university level, government and non-government organization NGOs conducts study programs for adults to make them more proficient in their field of work। इसके अलावा जो वयस्क होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनके लिए क्या करना है दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करने हैं, फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करने हैं प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी एजुकेशन लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल पे, है ना। इसके अलावा गवर्नमेंट या नॉन एनजीओ जो होती है वो क्या करवाती है, स्टडी प्रोग्राम कंडक्ट करवाते, ताकि जो एडल्ट्स हों, जैसे मान लो आईटी से रिलेटेड कोई कोर्स करवा दिया, है ना, ताकि उनकी स्किल्स क्या इम्प्रूव हो सके। सिंपल सी बात है ना। या कोई ट्रेनिंग दे देना, ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देना, टेक्निकल कोर्स करवा देना गवर्नमेंट के थ्रू। तो इससे क्या होगा, आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, है ना। नाउ ये थे आपके कौन कौन से सोर्सेज हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। नेक्स्ट हम अगर बात करें कि हाउ द कैपिटल फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट, कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है ये हमारे डेवलपमेंट में किस तरीके से रोल करता है, या इसका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे डेवलपमेंट को लेकर। सो सबसे पहली बात है दोस्तों, इनोवेशन इन स्किल, यानी अगर आपकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ती है तो उससे क्या होगा दोस्तों, इनोवेशन इन स्किल होगा, यानी बहुत सारे लोगों के पास नई नई स्किल्स होंगी, नए नए थॉट्स होंगे। उससे क्या होगा, नई नई इंडस्ट्रीज़ खुलेगी, नए नए बिजनेस सेटअप हो सकते हैं, नए नए साइंटिस्ट निकल के आ सकते हैं, एंड सो ऑन। सो ये क्या होगा दोस्तों, इनोवेशन इन स्किल। सो हेल्प्स इन द इनोवेशन इन human capital formation skills. This change is end of the prosperity and development. The greater number of skills an uneducated person, greater the possibility of the innovative changes in the field of production and the other sectors and other economic activities। ठीक है, तो अगर ज़्यादा स्किल लेबर होंगे इन कंपेरिजन ऑफ अनएजुकेटेड पर्सन, तो पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा क्या हो, इनोवेटिव चेंजेस देखने को मिले इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट अगर बात करें हम कि प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया, कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कर पाते, यानी ह्यूमन को ज़्यादा स्किल्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो इलिटरेट ही रह जाते हैं।
तो सबसे पहले है दोस्तों ग्रोइंग पॉपुलेशन। आपको पता है ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो चांसेस होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, वो लोगों को धीरे धीरे कम मिलेगी, है ना, सिंपल सी बात है। सो ग्रोइंग पॉपुलेशन सबसे मेन रीज़न। द रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन इज़ एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, अब जैसे मान लो आपकी फैमिली में 5 बच्चे हैं, भाई बहन हो आप, और आपके जो फादर की इनकम है वो 2 बच्चे को पढ़ाने के लिए है, तो 3 बच्चे क्या होंगे दोस्तों, अनएजुकेटेड हो जाएगा, है ना। सो बिकॉज ऑफ दीज द पर कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ इज़ डिक्रीजिंग, है ना। तो वो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है, एकोमोडेशन की, रहने की, क्लीनिंग सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, हॉस्पिटल की प्रॉब्लम हो सकती है, एजुकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, एंड पावर सप्लाई की प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है, ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन। सो डिक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज फैसिलिटीज़ लीड्स टू बी रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और अगर इनकी कमी होती है तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट रीज़न है दोस्तों सबसे बड़ा ब्रेन ड्रेन। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, MCQ। ठीक है, तो इस वीडियो को करवाने के बाद मैं आज कोशिश करूँगा कि आपको MCQ क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम दोस्तों MCQs ही आने वाला है, तो बहुत जल्दी मैं आपको MCQ क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूँगा। सो ब्रेन ड्रेन क्या है दोस्तों, देखो ये कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। सो अ सीरियस थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन अ कंट्री is from those individuals, those who were born in India and got their education from here, and after the getting training leaves from the developed country. Highly qualified person as mostly scientists, doctor, educationist, etc. All of these are describes as the problem of brain drain. For this reason the process of human capital formation is slowly down. अब मान लो आपने इंडिया में क्या करी दोस्तों, नॉलेज ले ली, स्किल्स ले लिया, है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिए, डॉक्टर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, और जैसे ही आपने पढ़ लिख लिया आपको क्या ज़्यादा सैलरी ऑफर आई अदर कंट्री से, डेवलप कंट्री से, तो आप अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में चले गए। सो दिस इज़ कॉल्ड ब्रेन ड्रेन सिस्टम। दीज आर द प्रॉब्लम्स फॉर द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे दैट एजुकेशन इज़ एसेंशियल्स एलिमेंट फॉर द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि एजुकेशन जो है क्या वो ज़रूरी है ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है यस, है ना। Education refers to the process of study, training and the learning by which the knowledge is improved and the skills are developed in the schools and college. According to the census 2011, in India only 74.04% of the population is literate. Apart from the literacy rate in the developed countries of the world is between 90% to 95%, है ना। तो एजुकेशन का मतलब सिंपल है दोस्तों, प्रोसेस ऑफ स्टडी, जहाँ पर आप ट्रेनिंग करते हो, लर्न करते हो, नॉलेज को इम्प्रूव करते हो, स्किल्स को डेवलप करते हो अपने स्कूल्स में जाकर, कॉलेजेस में जाके, है ना। सो अगर हम बात करें जो आपका सेंसस हुआ था 2011 के, उसके अकॉर्डिंग अगर इंडिया की बात करें तो केवल 74.0% ही पर्सन जो है क्या है, लिटरेट है ना। जबकि डेवलप कंट्रीज़ की अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो लिटरेसी रेट कितनी है दोस्तों, 90 से लेकर 95% तक, यानी आपको डेवलप कंट्रीज़ में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये डाटा एग्जैक्ट याद रखना है। लिटरेसी रेट कितनी है, तो 74.04%। नेक्स्ट बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड इट्स पर्पस, कि इम्पोर्टेंट क्या क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है एंड इसके पर्पसेस क्या क्या है, उद्देश्य क्या है एजुकेशन के। तो सिंपल सी बात है, एजुकेशन मेक सिटीजन रिस्पॉन्सिबल। एजुकेशन क्या करता है, सिटीजन को रिस्पॉन्सिबल बनाता है। इट डेवलप्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट डेवलप्स द पीपल ब्रेन, है ना, इट डेवलप्स द ह्यूमन पर्सनैलिटी। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, कि इंडिया में एजुकेशन सेक्टर
किस तरीके से डेवलप है, इनका विकास किस तरीके से हो रहा है। तो सबसे पहले है आपका हायर एजुकेशन। So after the independence there has been a lot of development in the field of higher education in the country. Around 903 तो यूनिवर्सिटीज़ करीब इंडिपेंडेंस के बाद 903 यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं आर प्रोवाइडिंग द हायर एजुकेशन इन द कंट्री। द टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस इन द कंट्री इज़ जनरल एजुकेशन इज़ अराउंड 39,050। ठीक है, तो इतने कॉलेजेस हैं दोस्तों, और इतनी मतलब जनरल बात करें जनरल कोर्सेज को लेकर तो 39,550 कॉलेजेस हैं। और अगर मेन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड करती है आपके बड़े बड़े कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज, तो कितने हैं यूनिवर्सिटीज़ दोस्तों आपके 903। नेक्स्ट टेक्निकल मेडिकल एग्रीकल्चरल एजुकेशन। तो देखते हैं टेक्निकल फील्ड कैसी है, मेडिकल और एग्रीकल्चर एजुकेशन कैसी है इंडिया की। सो आफ्टर द इंडिपेंडेंस द नंबर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन हैज़ इंक्रीज अ लॉट। तो इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी ये चीज़ें क्या हुई, बढ़ी। इन 1951 देर आर 43 पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस ऑफ डिप्लोमा लेवल, बट नाउ देर इज़ नंबर हैज़ बीन इंक्रीज टू 1914। देर आर 3,400 recognized in engineering college providing degree level of education in the different subjects. 15 lakh student can get admission in this institution per year। 15 लाख से ज़्यादा लोग क्या करते हैं दोस्तों, हर साल इसमें एडमिशन लेते हैं। And at present 289 medical colleges are running in which 32,815 students can get admission. The number of dental colleges is 282 in which 22,680 students can get admission. Many agriculture research institution and the agriculture universities has been established in the country to provide the technical education and agricultural education। तो आपने देखा कि हमारे टेक्निकल चीज़ें और मेडिकल लाइन और एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरीके से धीरे धीरे डेवलप हो रहा है इंडिया के अंदर, है ना। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे अगर रूरल एजुकेशन में, तो रूरल एजुकेशन में क्या चेंज आया है हमारे इंडिया में। सो देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ एक्सपेंशंस ऑफ एजुकेशन इन द रूरल एरिया। हमें पता है कि रूरल एरिया के एजुकेशन को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करती है गवर्नमेंट, है ना। फॉर दिस द नेशनल काउंसिल फॉर द रूरल हायर एजुकेशन हैज़ बीन सेटअप। ठीक है, तो इसके लिए इंडिया ने क्या किया दोस्तों, नेशनल काउंसिल बनाया, रूरल हायर एजुकेशन हैज़ बीन एस्टैब्लिश। अंडर दिस काउंसिल 14 रूरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर एंगेज, जिसके अंदर कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंगेज है दोस्तों, 14। ठीक है, फ्री एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द ट्राइब्स इन ऑल स्टेट्स। और अब क्या दोस्तों, इसके अलावा फ्री एजुकेशन भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है शेड्यूल कास्ट के लिए, जो पिछड़े लोग हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एडल्ट्स एंड द फीमेल एजुकेशन। तो एडल्ट्स और फीमेल एजुकेशन का क्या हाल है। सो टू रिमूव द लिटरेसी अमंग एडल्ट्स, illiteracy among adults, the adults education has now has been well arranged। नेशनल लिटरेसी मिशन वॉज इस्टेब्लिश 1998। डेट याद रखनी दोस्तों आपको यहाँ पे, नेशनल लिटरेसी मिशन कब इस्टेब्लिश हुआ, तो 1988 में। फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम वॉज ऑल्सो स्टार्टेड इन 1976। मैनी वुमेंस पॉलिटेक्निक्स हैज़ बीन ओपन टू प्रोवाइड टेक्निकल एजुकेशन टू द वुमेन एंड द महिला शिक्षा परिषद हैज़ बीन इस्टेब्लिश टू प्रमोट द एजुकेशन ऑन द वुमेन। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर होगी ये भी चीज़ें। अब बात करते हैं कि एजुकेशन स्टिल चैलेंजिंग प्रोग्राम। अब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर आज भी हम बात करें तो एजुकेशन क्या है दोस्तों, एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। सो यहाँ पे देखते हैं CRI पहले क्या है, चाइल्ड राइट्स एंड यू। सो द चाइल्ड राइट्स एंड यू सर्वे हैज़ शो दैट मैनी चिल्ड्रंस डू नॉट एनरोल इन स्कूल बिकॉज दे डू नॉट हैव ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट्स, और ड्यू टू द डू नॉट हैव रेजिडेंशियल डॉक्यूमेंट। तो CRI क्या बताता है, चाइल्ड राइट एंड यू, कि एक सर्वे किया गया जिसके अकॉर्डिंग बताया गया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एनरोल नहीं हो पाते स्कूल में क्योंकि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होता, है ना, जो एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सनस, यानी बहुत ज़्यादा लोग क्या है दोस्तों अनपढ़ है, उनको पता ही नहीं कैसे क्या करना है ना, अपने बच्चों का एडमिशन कहाँ करना है, कौन सी एप्लीकेशन लिखनी है, इस तरीके के। सो द नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल्स इन इंडिया इज़ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड एट present अबाउट 360 million पीपल्स आर इलिटरेट। these numbers is more than the total number of the many countries of the world। तो इंडिया की बात करें दोस्तों तो करीब इतने लोग क्या हैं दोस्तों इलिटरेट है, ठीक है, जो पूरी कंट्रीज से अगर कंपैरिजन करें तो क्या है बहुत ज़्यादा है। लो लेवल ऑफ रूरल एक्सेस, और आपको पता है मेन रीज़न क्या है कि गांव में रिसोर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। So low level of rural access. The access of education of urban and the rural population is very similar, and the access of education of rural population is very less as compared to the urban population, है ना। एजुकेशन तो सेम है, पढ़ाना सबको सेम ही चीज़ है, लेकिन फैसिलिटीज़ क्या है दोस्तों अर्बन में ज़्यादा मिलेगी आपको और रूरल एरिया में बहुत कम। और लास्ट है आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो ये तो आपको पता ही है। तो ह्यूज जेंडर गैप हैज़ बीन द फाउंड द गिविंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज टू द बॉयज़ एंड गर्ल्स। नॉट ओनली इज़ द एनरोल्ड रेशियोज ऑफ द गर्ल्स बट ऑल्सो द रेशियो ऑफ लिविंग एजुकेशन इन कंप्लीट इन द मिडल इज़ ऑल्सो वेरी हाई, ठीक है। तो आपको केवल यहीं पे नहीं दिखता, अगर कुछ जो गर्ल्स होती है वो मिड में ही छोड़ के चली जाती है, यानी 8, 9, 10th किया उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या दोस्तों मेन प्रॉब्लम्स है in the formation of human capital। so and this was your chapter friends। I hope आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।